हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान से आर्टिकल 21 के विषय में बताऊंगा, जिसमें लिखा है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ठीक है, भाई किसी की ऐसी जान नहीं ली जा सकती। और ये जो आर्टिकल है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार छुपे हुए हैं। कम से कम 13-14 अधिकार ऐसे हैं जो और इससे साथ जुड़े हुए हैं, जो समय समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विवेचना में ये चीज़ को जब जैसी ज़रूरत पड़ी थी, जिस केस में जो ज़रूरत पड़ी थी, इसको डिफाइन करते गए, परिभाषित करते गए। ठीक है, तो बड़ा इसका विस्तार है। लाइफ ऑफ डिग्निटी, गरिमा का जीवन। ठीक है, कोई मृत व्यक्ति को भी जो है गरिमा के साथ, सम्मान के साथ जीने का, मतलब मृत व्यक्ति सम्मान के साथ जी नहीं सकता। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, उत्तर प्रदेश हाथरस में बलात्कार पीड़िता को रातों रात जला दिया गया। तो गरिमा का जीवन तो नहीं है उसका, लाइफ ऑफ डिग्निटी के खिलाफ है। माननीय हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने भी इस विषय में संज्ञान लिया है कि किसी व्यक्ति का गरिमामय जीवन, उसका मान सम्मान से उसका दाह संस्कार होना चाहिए। वो नहीं हुआ है। तो ऐसा लगता है कि आर्टिकल 21 हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। आज आगे चल के इसको पूरा डिटेल में अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ और समाहित है। नो पर्सन शैल बी डिप्रेव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डेंस टू प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ। इसमें प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये शब्द आया, इसका हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आगे मैं इस विषय में बताता हूँ कि ये कैसे होगा। आगे चलते हैं। ये आर्टिकल 21, इसमें दो शब्द है। एक तो दो केस हमको का जिक्र हम करेंगे। गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 सर्वोच्च न्यायालय का मामला है ये, और मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 सर्वोच्च न्यायालय का ही मामला है ये। ये दोनों केस को हम यहाँ पे विचारण करेंगे कि सही में ये क्या मामला था। है बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इसीलिए इसका वीडियो बनाया गया है। आपको इसके पहले मैं बता दूं कि आर्टिकल जो 21 है, ये जो आर्टिकल 21 है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जनरली अमेरिका के संविधान से लिया गया है, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। भारत में क्या है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हिंदी भी बाकायदा भी देखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी दोनों देखेंगे, क्योंकि दोनों ज़रूरी है। आगे चलते हैं। अब इससे रिलेटेड जो मेन बात बताना है वो बताता हूँ आपको। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 21 में लिखा है। अनुच्छेद 21 ये उपबंधित करता है कि किसी व्यक्ति उसके प्राण या दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या होती है उसके विषय में आपको जानना पड़ेगा। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। गोपालन बनाम मद्रास राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया था कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। गोपालन वाले मामले में कहा है कि केवल कार्यपालिका ऐसे कोई कानून बना सकती है, ठीक है, जिससे कि किसी व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के मामले में बात है। लेकिन आगे क्या कहता है, विधानमंडल के विरुद्ध नहीं। अतः विधानमंडल कोई विधि पारित कर किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर सकता है। संसद को अधिकार है कि कोई कानून बना के किसी व्यक्ति का प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से वंचित कर दे, लेकिन कार्यपालिका नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। किंतु मेनका गांधी का जो मामला आया 1978 में, ये केस आपको याद करना पड़ेगा, खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं वो छात्र को। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने गोपालन के मामले में दिए गए अपने निर्णय को पलट दिया और यह निर्णय दे कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों ऐसे कोई कानून नहीं बनाते जिससे कि किसी के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो जाए। उलट दिया, यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 केवल कार्यपालिका के कृत्यों के विरुद्ध ही नहीं बल्कि विधायिका के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है। विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधि के अधीन विहित प्रक्रिया जो किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वाधीनता से वंचित करती है, उचित, ऋजु, युक्तियुक्त अर्थात नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में ये विशेषता है, ये आर्टिकल 21 में। इसमें बहुत सारे मौलिक अधिकार, इसमें एक नैसर्गिक न्याय भी है। सॉरी,
इसमें ये 3 शब्द हमको याद रखना चाहिए कि ये 3 शब्द क्या है, जस्ट, फेयर और रीजनेबल। ये लिखा ना, उचित, रिजु और युक्तियुक्त। जस्ट, फेयर और रिजु मतलब फेयर, युक्तियुक्त, रीजनेबल, ये 3 शब्द का हमेशा याद रखना चाहिए। ऐसा कोई कानून हो जिसमें तीनों बात होनी चाहिए, उचित हो, रिजु हो और युक्तियुक्त हो, और उसमें नैसर्गिक न्याय भी हो, तब वो कहा जाएगा कि ये जो प्रक्रिया है उचित प्रक्रिया है। उसका जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वही माना जाएगा कि ये सही शब्द इस्तेमाल किया है, कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत कानून बनाया गया है। आगे चलते, इस अनुच्छेद में नागरिक शब्द का प्रयोग ना करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। देखिए, यह उपबंधित करता है किसी व्यक्ति को उसके प्राणियां, नागरिक नहीं बोल रहा है, किसी व्यक्ति को बोल रहा है। ये खास बात है कि आर्टिकल 21 में व्यक्ति शब्द है, ना कि नागरिक शब्द है। ठीक है, इस अनुच्छेद में नागरिक शब्द का प्रयोग ना करके व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, नागरिक नहीं बोला, व्यक्ति बोला है। इसका तात्पर्य है कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिक एवं विदेशी सभी प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त है। मतलब भारत में कोई विदेशी भी आ जाए तो उसको भी उसकी भी जान लेने के लिए विधि सम्मत कोई कानून बनाना पड़ेगा, और वो जो है कानून विधि द्वारा स्थापित कानून होगा, तभी आप उसकी जान ले सकते हो भाई। मतलब विदेशी नागरिकों को भी आर्टिकल अनुच्छेद 21 का संरक्षण प्राप्त है, ये विशेष अधिकार। यही ऐसा आर्टिकल है जो विदेशी नागरिकों को भी इसका अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। यह विदित है कि कोई भी अधिकार आत्यंतिक एब्सोल्यूट नहीं है। वस्तुतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता अस्तित्व एवं सुव्यवस्थित समाज में ही संभव है। इसके लिए व्यक्ति के अधिकारों पर निर्बंधन लगाना अति आवश्यक है, जिससे दूसरे के अधिकारों को हनन ना हो। कोई भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं होता, मतलब आत्यंतिक नहीं होता, उसकी भी एक सीमा होती है। कोई भी अधिकार की एक लिमिट और सीमा होती है, तो ये भी अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक, ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या आर्टिकल 21 एब्सोल्यूट है? नहीं, कोई भी आर्टिकल एब्सोल्यूट नहीं है, सबकी सीमा है, कहीं ना कहीं कोई सीमा तो है ही। जिससे दूसरों के अधिकारों को हनन न हो, ऐसा कोई कानून नहीं होना चाहिए जिससे कि दूसरों का अधिकारों को हनन हो। सबकी सीमा होनी चाहिए। घूमने की आज़ादी है, लेकिन ये नहीं कि आप सेना के क्षेत्र में चले जाओ, बॉर्डर से पार करके पाकिस्तान चले जाओ, लिमिट है। आर्टिकल 19 कहता है आपको, आप 6 अधिकार दिया, 6 अधिकार में भी एब्सोल्यूट अधिकार, ऐसा नहीं कि आपको घूमने का आज़ादी दिया है, व्यापार करने का आज़ादी दिया है तो आप ऐसी जगह व्यापार करने चले जाओ, सेना का कैंटोनमेंट एरिया है और वहाँ जाके आप व्यापार करने की बात करो, नहीं होगा। वहाँ आके कोई घर बनाने की बात करो, नहीं, संभव नहीं है, एब्सोल्यूट है, सीमा है। भारतीय संविधान में इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अधीन रखा गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसका हिंदी शब्द, अंग्रेजी शब्द, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये याद रखना पड़ेगा। राजयुक्तिक प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता वर्जित कर सकता है। अब ये युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या, आगे मैं ये भी बताऊंगा कि युक्तियुक्त प्रक्रिया क्या, ये भी क्वेश्चन आता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में युक्तियुक्त प्रक्रिया का क्या आशय है? अमेरिकन संविधान के 5वें और 14वें संशोधन के अधीन इसी प्रकार का संरक्षण प्रदान किया गया। अमेरिकन संविधान का 5वां संशोधन यह उपबंधित करता है कि कोई भी व्यक्ति उचित प्रक्रिया के बिना अपनी दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किंतु अमेरिका संविधान में प्रदत्त दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की अपेक्षा अत्यंत विस्तृत है। अमेरिका में सम्यक विधि प्रक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, के बिना किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से नहीं छीना जा सकता। इस पदावली का वहाँ के न्यायालयों ने बड़ा विस्तृत अर्थ लगाया और इसकी तुलना नैसर्गिक न्याय, नेचुरल जस्टिस से की। भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अधीन है, अर्थात अनुच्छेद 21 में प्रदत्त अधिकार विधायिका द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन है। किंतु बाद के मामलों में दिए गए निर्णयों के परिणामस्वरूप अब अमेरिकन और भारतीय स्थिति में कोई विशेष अंतर नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने उपयुक्त मामले में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को अनुच्छेद 21 की आवश्यक तथ्य मान लिया है। पहले अमेरिका में विधि प्रक्रिया का ड्यू प्रोसेस ला था, मतलब उसका यही था कि उसमें समीक्षा थी, युक्त तरीका था, फेयर काम करना था। लेकिन बाद में आर्टिकल 21 को इतने बार डिफाइन किया गया, इससे रिलेटेड उच्चतम न्यायालय में इतने केस गए और इतने बार नए नए डिसीजन आए, तो अब ये भी ड्यू प्रोसेस लॉ की तरह ही हो गया और इसमें आर्टिकल 21 में नैसर्गिक न्याय है, नेचुरल जस्टिस है। ये खास बात है। आगे चलते हैं। दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ एवं विस्तार मेनका गांधी के विनिश्चय के बाद हुआ। जो मेनका गांधी का जो केस 1978 में था, फिर इसके बाद AK गोपालन का भी केस आया है। आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं। नैसर्गिक न्याय शब्द आ गया है सम्यक विधि प्रक्रिया में, ठीक है। ओके,
हाँ, मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने A.K. गोपालन के मामले में दिए गए निर्णय को उलट दिया और दैहिक स्वतंत्रता के क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत कर दिया। अनुच्छेद 21 अब कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। गोपालन के मामले में न्यायाधिपति फजल अली द्वारा दिए गए विसम्मत डिसेंटिंग ओपिनियन को मेनका गांधी का मामले में बहुमत से स्वीकार कर लिया। ठीक है, इसमें जो है और डिटेल थी जो अभिमत फजल अली ने दिया था, एक न्यायाधीश ने दिया था डिसीजन, उसकी भी बात इसमें समाहित कर ली गई गोपालन मामले में। आगे चलते हैं। आर्टिकल 21 में एकांतता का अधिकार भी समाहित किया गया, राइट टू प्राइवेसी, क्योंकि मेनका गांधी का पासपोर्ट ले लिया गया था बिना कारण से बताए, तो उन्होंने बोला नहीं, ये एकांतता निजी अधिकार है। आगे चलते हैं। मेनका गांधी का मामला एक नया आयाम नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जोड़ दिया, मानव गरिमा की बात आ गई। मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 को एक नया आयाम दिया और उसके क्षेत्र को अत्यंत विस्तृत बना दिया। इसमें न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्राण का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व की सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानव गरिमा को बनाए रखने का और जीने का भी अधिकार है। इस तरीके से इसमें बहुत सारे आर्टिकल 21 में बहुत सारी चीज़ें समाहित हो गई। ये चीज़ जरूर है, आर्टिकल 21 में क्या क्या चीज़ और दे होनी चाहिए। अभी मैंने आपको बताया प्रक्रिया क्या होती है। उच्चतम न्यायालय अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्रक्रिया का अर्थ कोई प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऐसी प्रक्रिया जो रिजु, न्यायपूर्ण और युक्त हो, तो फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। फेयर, जस्ट और रीजनेबल होनी चाहिए, रिजु, न्यायपूर्ण और युक्त हो। युक्तियुक्तता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 का आवश्यक तत्व है। किसी व्यक्ति को उसको मूल अधिकारी से वंचित करने के लिए विहित प्रक्रिया युक्तियुक्त होनी चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकारी से जीने के अधिकार, उसको जान ही लेना चाहते हो, तो सरकार या न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधानमंडल, ठीक है, विधायिका, ऐसा कोई कानून बनाएगी तभी उसकी हत्या की जा सकती है या उसके प्राण का हरण किया जा सकता है, जो वो मौलिक अधिकारों का जो तत्व है विहित प्रक्रिया से युक्त होनी चाहिए। पूरा कारण बताना चाहिए कि हम इसको क्यों, इसकी जान लेना चाहते हैं, इसको जिंदा रहना क्यों देश के लिए खतरनाक है। एक प्रक्रिया होती है, विहित प्रक्रिया युक्तियुक्त होनी चाहिए। ठीक, विधि मान्य होनी चाहिए, विधि को प्रक्रिया विहित करना चाहिए। ये जो 4 पॉइंट है बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 के तहत कोई कानून बनाती है सरकार, किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित करने के लिए 3 शर्तें का पूरा होना आवश्यकता है। यदि किसी की तुम पूरी संपत्ति ही लेना चाहते हो, विधि मान्य होनी चाहिए, विधि को प्रक्रिया विहित करना चाहिए, प्रक्रिया न्यायपूर्ण, ऋजुपूर्ण और युक्तियुक्त होनी चाहिए, विधि को अनुच्छेद 14 और 19 की अपेक्षाओं को भी पूरा करना चाहिए, उसे युक्तियुक्त होना चाहिए। कुल मिला के आर्टिकल 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो अनुच्छेद है, आर्टिकल 14 समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार 19, ये दोनों से रिलेटेड है। तो ये आर्टिकल को पढ़ते समय आपको आर्टिकल 14 और 19 का भी आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये पासपोर्ट वाला मामला था मेनका गांधी का। आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें और जो मुख्य निर्णय दिए गए वो मैं बताना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है लेकिन बताना ज़रूरी है। इसमें क्या क्या चीज़ समाहित हुई थी ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा इस अनुच्छेद में। पहले तो गरिमा से जीने का अधिकार है। तो एक त्वरित विचारण, रिजु विचारण है, मतलब स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। किसी भी चाहे वो व्यक्ति अपराधी हो या कैदी हो, उसका भी त्वरित विचारण, रिजु विचारण होना चाहिए। ठीक है, ये अधिकार भी मिला हुआ है। और इसके बाद गरिमा का अधिकार भी इसमें हुआ है। और आरंभ अभिशासन के विरुद्ध अधिकार, कोई भी अभियुक्त के को जबरदस्ती आप गवाही देने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, ये उसका मौलिक अधिकार है। और गर्मी का अधिकार, सभी मानव की तरह बंदी गरिमा से व्यवहार किए जाने योग्य है। जेल का कैदी भी गरिमा के साथ जीवन व्यापन करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। स्पीडी ट्रायल एंड फेयर ट्रायल की बताए। राइट एजेंट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, किसी व्यक्ति को स्वयं से अपराधी बनने के लिए मत बोलो। वो खुद ये नहीं कह सकता कि मैं स्वयं ही अपराधी हूँ, और उसको आप फोर्सफुली नहीं कह सकते। लाइफ ऑफ डिग्निटी। आगे चलते हैं। अवैध निरोध, किसी को जबरदस्ती बंदी नहीं बना सकता, आर्टिकल 21 कहता है। जीविका अधिकार, जीने का अधिकार है, खाने पीने का अधिकार है। सीबीआई को अन्वेषण का अंतरण करने का भी अधिकार इसमें आता है। संवैधानिक न्यायालय की शक्ति, त्वरित विचारण, रिजु विचारण के अधिकार बार बार आ रहा है।
प्राण का अधिकार, जीने का अधिकार है, यह पशुओं और पक्षियों को शामिल करके मानव को उपलब्ध है। ठीक है। दया मृत्यु या इच्छा मृत्यु ये डॉक्टर तय करते हैं किसी व्यक्ति को अब जीना चाहिए कि नहीं जीना चाहिए। ठीक है। अधिवक्ता की सहायता, किसी व्यक्ति बहुत गरीब व्यक्ति है तो उसको वकील की सहायता सरकार देगी। अभियुक्त के विरुद्ध दांडिक वाद का निर्णय अधिवक्ता की अनुपस्थिति में नहीं किया जाएगा। सरकार का काम है, कोई गरीब व्यक्ति है, वकील का पैसा नहीं है तो उसको वकील उपलब्ध कराएगी और उसका फेयर ट्रायल होगा, निष्पक्ष और त्वरित विचारण होगा। निष्पक्ष भी होगा, स्पीडी ट्रायल होगा और फेयर भी होगा। स्पीडी एंड फेयर ट्रायल ये अधिकार है। अग्रिम जमानत का अधिकार है भाई, ये भी मौलिक अधिकार है अग्रिम जमानत का। जमानत हेतु विचार में विलंब नहीं होना चाहिए, यह भी मौलिक अधिकार है। आगे चलते हैं। राइट टू लाइवलीहुड जीने का अधिकार, इलीगल डिटेंशन, असिस्टेंट ऑफ काउंसिल, फेयर ट्रायल, फेयर एंड स्पीडी ट्रायल, एंटिसिपेटरी बेल, कंसिडरेशन फॉर बेल। ये अंग्रेजी टर्म जरूर याद रखना चाहिए, जैसे कि अब ये रिज्यू का हिंदी बड़ा कठिन है ना, इसलिए मैं बोल रहा था आपको कि अंग्रेजी का जानना जरूरी है। रिज्यू का मतलब फेयर होता है, आपको थोड़ा समय जरूर लगता है वीडियो में, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है। रिज्यू फेयर ट्रायल का अधिकार, जीवन यापन का अधिकार, कार्य का अधिकार, मतलब ये तो हमारी सरकार ने नरेगा बनाया ना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, इसलिए तो बनाया कि भाई ये सबको कम से कम 100 दिन काम देंगे। कार्य का अधिकार, जॉब का, प्रतिकर, मुआवजा का, कोई प्रताड़ना नहीं। ठीक। कई मामले में जो आया इसमें, पुलिस या अन्वेषण अधिकारी किसी अपराधी को उसके दोषपूर्ण आपराधिक अभिलेख के बावजूद प्रताड़ना नहीं दे सकती। कोई टॉर्चर नहीं कर सकती पुलिस किसी को। कोई व्यक्ति अपराधी है, भले ही वो जेल में हो या पुलिस कस्टडी में हो, उसके ऊपर कोई टॉर्चर नहीं कर सकती, भले ही वो कितने अपराध किया हो। एप्लीकेबिलिटी, प्रयोज्यता, इस अनुच्छेद के अधीन प्रत्ययभूत अधिकार समान रूप से विदेशी को भी लागू है। जैसे मैंने आपको बताया था कि वहाँ व्यक्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, विदेशी नागरिकों को भी ये लागू होता है। आगे चलते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ गई इसमें, पर्सनल लिबर्टी भी, आश्रय, शरण, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आश्रय प्रदान करना सरकार का संवैधानिक अधिकार है। भैया उनको भी रहने का अधिकार है। राइट टू होम, पुनर्वास, अब कोई किसी व्यक्ति का जलमग्न हो जाता है तो उसको भी सरकार पुनर्वास देगी। ठीक है। डूब क्षेत्र में आ जाता है, समामेलन होता है। रिज्यू और निष्पक्ष न्याय की बार बार बात हो रही है। सरकार किसी का चाहती है कि अन्वेषण का हकदार है, अभियुक्त निष्पक्ष अन्वेषण के लिए हकदार है। ख्याति के साथ जीवन, सम्मान के साथ जीना, निर्दोषिता, कोई व्यक्ति निर्दोष होने के लिए प्रयासरत कर सकता है। निर्दोषिता की अवधारणा मानव अधिकार होने के कारण अवमान नहीं की जा सकती। कोई व्यक्ति जो है अपने निर्दोष होने का पूरा अधिकार रखता है, उसे कोई भी सरकार उसे कहती कि आप अपराधी हो, लेकिन वो कहता है कि मुझे निर्दोष हूं, तो उसको पूरे अधिकार मिलेंगे। पर्यावरण का अधिकार, अच्छा पर्यावरण चाहिए। पर्यावरण मानव स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए सूचना और समुदाय की भागीदारी का अधिकार इस अनुच्छेद के अंदर है। इसका थोड़ा अंग्रेजी देख लेते हैं। फेयर कंपनसेशन, राइट टू लाइवलीहुड, कस्टोडियल डेथ नहीं होनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार है, वहाँ टॉर्चर नहीं कर सकते। राइट ऑफ जॉब, उसको जॉब प्राप्त करने का अधिकार है। नरेगा इसलिए बनाया सरकार ने, कंपनसेशन जरूरत पड़ी तो। नो टॉर्चर, किसी प्रकार का पुलिस स्टेशन में या जेल में नो टॉर्चर। एप्लीकेबिलिटी, बैलेंस नेसेसरी, पर्सनल लिबर्टी, शेल्टर, आश्रय का अधिकार है। रिहेबिलिटेशन, पुनर्वास, फेयर एंड इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन, लाइफ विथ रेपुटेशन, सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। ठीक है। इनोसेंस, ना इन्वायरमेंट, रीजनेबल एंड फेयर ट्रायल। आगे चलते हैं। ख्याति, दोषित ना किए जाने का अधिकार, किसी व्यक्ति को जबरदस्त दोषित नहीं किया जा सकता। ठीक है। वो दोषित होने के लिए मतलब वो पूरा प्रयास कर सकता है वो किसी तरीके से दोष सिद्ध हो जाए। पुनर्वास, निष्पक्ष विचारण, स्वास्थ्य, हेल्थ के मामले में भी उसके अधिकार है। शोर, मानव अधिकार के लिए कोई जहाँ बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, नॉइस हो रही है, उसके लिए सरकार कानून बनाई है सरकार ने ना। शोर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, जिसे कीमत पर संरक्षित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। कोई व्यक्ति बोल रहा है मेरे घर के पास बहुत हल्ला हो रहा है, लाउड स्पीकर बज रहा है, तो सरकार ने कानून बनाई है, वो हमारा मौलिक अधिकार है, हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप। ख्याति, सम्मान से जीने की बात है। त्वरित विचारण, जल, पानी हमारा मौलिक अधिकार है। निगरानी एक सीमा तक सरकार कर सकती है, लेकिन फिर भी एकांतता के अधिकार है। प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता, कोई व्यक्ति सदस्यता अन्यथा व सक्रिय सदस्यता भी सदस्य को अपराधी नहीं बना सकती। कोई सरकार ने प्रतिबंधित संगठन बना दी, कोई नक्सली संगठन है, यदि कोई कहता है मैं उसका सदस्य हूँ तो भी उसको सरकार
अपराधी नहीं माना सकता है तो है। सेक्सुअल वर्कर को भी अधिकार है, यौन कार्यकर्ती का अधिकार, इन्हें भी सम्मानपूर्ण जीवन का अधिकार है। कोई सेक्सुअल वर्कर है उसे भी सम्मान से जीने का अधिकार है। प्रजनन चयन, कोई महिला कहेगी कि मुझे मां नहीं बनना है तो वो उसका अधिकार है। प्रजनन चयन करने का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे चलते, मानव गरिमा के साथ रहेगा। विषय चुनने का अधिकार, प्राण और स्वतंत्रता के अधिकार की व्याप्ति, अभिव्यक्ति, प्राण दैहिक स्वतंत्रता के, फेयर ट्रायल, वाटर, सर्विलेंस, मेंबरशिप ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, राइट ऑफ सेक्स वर्कर, रिप्रोडक्टिव चॉइस, ह्यूमन डिग्निटी, मानव को डिग्निटी के साथ जीने के अधिकार, राइट टू चूज सब्जेक्ट, स्कोप ऑफ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इस तरीके से ये अधिकार, ये जो आर्टिकल है बहुत बड़ा है और निश्चित रूप से ये आर्टिकल वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन थी बड़ी काम की बात आपके लिए और बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। जो कॉन्स्टिट्यूशन का एग्ज़ाम दे रहा है, परीक्षा दे रहा है, उसे ज़रूर इस विषय में ध्यान देना चाहिए और आर्टिकल 21 उसको अच्छी किताबों के साथ पढ़ना चाहिए। किताबें अच्छी होनी चाहिए और मैं तो ज़रूर उम्मीद करूंगा कि आप यदि पीएससी की तैयारी दे रहे हो तो ये पांडे जी की जो किताब है, जय नारायण पांडे, मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ना कोई मेरी दुकान है किसी प्रकार की, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अच्छा मटेरियल पढ़ने को मिलता है तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन, घंटी दबाओ, जिससे कि नया आपको वीडियो की जानकारी मिलेगी। और मेरी वीडियो में कोई कमी रहेगी तो बोलिए, गाली मत दीजिए और अच्छे से बनाऊंगा, नई नई चीज़ें आपको बताऊंगा। जब मैं कंपटीशन एग्ज़ाम में पढ़ता था हम लोगों को इस तरीके की किताबें उपलब्ध नहीं थी, ना ऐसा कोई यूट्यूब चैनल था कि एक क्लिक करे और हमने निकाल लिया। अब तो भैया एक क्लिक करो PDF फाइल मिल जाती है, यूट्यूब में ढेर सारी चीज़ें मिल जाती। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कंपटीशन एग्जाम बहुत कठिन हो गया। अब तो बहुत आपके पास वक्त है और बहुत सारी चीज़, संसाधन बहुत हो गए, किताबें भी एक से एक है। पहले हिंदी की किताबें उतनी आसानी से नहीं मिलती थी, अब तो हिंदी की किताबें, अंग्रेजी की किताबें ढेरों हैं और यूट्यूब में तो खजाना है, पढ़ने वाला होना चाहिए। थैंक यू।